Good evening, everyone. Welcome to Zero IS YouTube channel. UPSC Prelims Quiz Current Affairs Quiz 2024 में आप सभी का स्वागत है. So it is day 2 Current Affairs. आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्विज करवा रही हूँ जो ना केवल यूपीएससी बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे एमपीएससी एंड उसके साथ ही बीपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन सीरीज़ को आप लोग पहले खुद से अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद इसका आंसर मैं दूंगी. जस्ट मैच योर आंसर्स एंड कमेंट योर मार्क्स इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. अभी आदित्य L1 के कारण लैग्रेंज पॉइंट काफ़ी चर्चा में रहा था, तो वो क्या है? लैग्रेंजियन बिंदु के संदर्भ में यह सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक स्थान है. इन बिंदुओं की खोज 19वीं शताब्दी में लियोनहार्ड यूलर एंड जोसेफ लुई ने की थी. यह वह बिंदु है जिस पर दो खगोलीय पिंडों द्वारा एक अंतरिक्ष यान लगाया गया. गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रापसारक बल एक दूसरे को यहाँ पर रद्द कर देते हैं. तो यहाँ पर कौन से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं? तो इन इंग्लिश यू कैन सी Lagrangian point, it's a spot between Earth and Sun. These points were discovered by Leonard Euler and Joseph Lewis in 19th century. It is the point at which gravitational force exerted by two celestial bodies on a spacecraft and the centrifugal force cancel each other out. तो कितने आंसर्स इसमें सही है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन? लेट्स सी. सो यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी है. लेट्स सी योर आंसर. इसरो ने सूर्य को देखने के लिए और बेहतर ढंग से समझने के लिए 2 सितंबर, डेट याद रखेंगे, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च किया. यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित है. इसके उपकरण कोरोना से पराबैंगनी विकिरण का परीक्षण और निरीक्षण कर सकते हैं और इसके कामकाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. यह सूर्य विस्फोटों की निगरानी के लिए सौर वातावरण और कोरोना की लगातार निगरानी करेगा और सौर हवा में आवेशित कणों के गुणों का अध्ययन करेगा. तो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था. उसके साथ ही यह वायुमंडल के बाहर है. ये कोरोना से पराबैंगनी विकिरण का निरीक्षण करेगा. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. उसके बाद लैग्रेंजियन पॉइंट, ये 5 बिंदु है L1 से लेकर के ये L5 तक है, जो कि एक खगोलीय पिंड की गति से जुड़े हैं. इसकी खोज सैद्धांतिक रूप से लियोनहार्ड यूलर एंड इटली, ये लियोनहार्ड यूलर जो थे वो स्विस गणितज्ञ थे, तथा जोसेफ लुई ये जो थे फ्रांसिस इटालियन एंड फ्रांसिस गणितज्ञ थे. इन्होंने 19वीं शताब्दी में की थी, इसीलिए कथन 2 क्या है वो सही है. उसके साथ ही आदित्य L1 में सभी विकिरण और आवेशित कणों के अवलोकन के लिए 7 उपकरण हैं. इसका स्थान सूर्य और पृथ्वी के बीच 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है. ठीक है. एंड उसके साथ और पॉइंट्स है कि L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच का वह स्थान है जहां दो खगोलीय पिंडों द्वारा एक अंतरिक्ष यान पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रापसारक बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं. इसीलिए कथन 1 एंड 3 सही है और इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर. यू कैन सी इन इंग्लिश इट इज रिटन हियर. L1 stands for first Lagrangian point, L1 to L5, and you can see the complete answers. L1 is the spot between the Earth and Sun where the gravitational force exerted on a spacecraft by two celestial bodies and the centrifugal force cancel each other. Hence, statement 1 and 3 is correct. So, see question number 2. See question number 2. सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति यानी कि SCLSC खबरों में थी और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. समिति का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था. इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा द्वारा किया जाता है. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. तो कितने कथन सही है इसमें? द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी SCLSC was in the news. Consider the following statement. The committee was constituted to provide free and competent legal services to the weaker section of the society. It is constituted by the National Legal Services Authority or NALSA. The chairman and other members are appointed by the president. So which answers are correct?
सी द आंसर इज 2 का बी नंबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति B.R. गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के बाद शीर्ष अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह SCLSC के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। किसको नामित किया है? तो B.R. गवई को। तो ये जो है समिति, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त, फ्री एंड फेयर कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा का जो एक्ट था, कानूनी सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 की धारा 3A के तहत लाया गया था। इसलिए कथन ए क्या है? 100% सही है। तो अधिनियम की धारा 3A में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या मतलब नालसा इस समिति का गठन करेगा था। कथन 2 भी क्या है? स्टेटमेंट राइट है। इसमें एक वर्तमान न्यायाधीश जो अध्यक्ष है के साथ साथ केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को CJI द्वारा नामित किया जाता है। इसलिए कथन 3 क्या है? वो सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या है आपका? B नंबर इज द आंसर। यू कैन सी इन इंग्लिश इट इज रिटन हियर। Supreme Court Justice B.R. Gavai has been nominated as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee SCLSC, replacing Justice Sanjeev Khanna। और इसके साथ ही दिया हुआ है अंडर सेक्शन कौन सा? 3A के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 से आया है ये। फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी 1987 का एक्ट से है। और ये 3A में है कि सेक्शन 3A ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट द सेंट्रल अथॉरिटी नालसा shall constitute the committee. So you can see answer B is correct. Now it's question number 3. वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT के बारे में क्या सही है? तो मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की बैलेट यूनिट BU से जुड़ी होती है जो मतदाता की पसंद के साथ कागज़ की एक पर्ची प्रिंट करती है। मतदाता वोट डालने के बाद उस पर्ची को ले जा सकते हैं। VVPAT का फर्स्ट बार यूज़ असम में किया गया था। 2014 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बन गया जिसमें 100% EVM को VVPAT से जोड़ा गया। तो कितने करेक्ट आंसर्स इसमें करेक्ट है? यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3 in English also. The machine is attached to a ballot unit of the EVM, prints out a slip of paper with the voter's choice indicated on it. The voters can take the slip along with them casting a vote. VVPAT was used for the first time in Assam. 2014 Lok Sabha elections became the first general election to have 100% of EVMs being attached to VVPATs. Okay, how many statements are correct? So see the answer. So here is the answer. जब कोई वोट डाला जाता है तो आंसर है सबसे पहले आपका A नंबर आंसर है। जब कोई वोट डाला जाता है तो EVM की बैलेट यूनिट BU से जुड़ी वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT मशीन कागज़ की एक पर्ची प्रिंट करती है जिस पर मतदाता का चयन अंकित होता है। तो कथन 1 क्या है? ये सही है। जो भी वोट डाले होंगे उनको ये चीज़ पता होगी। उसके बाद ये क्या है कि पर्ची मात्र 7 सेकंड के लिए दिखाई जाती है लेकिन इसको ले करके घर नहीं जा सकते। फिर ये क्या होता है? वो नीचे एक बॉक्स में गिर जाए। इसलिए कथन 2 क्या है? सही नहीं है। और इसके साथ ही इसमें दिया हुआ है कि इस मशीन का विचार पहली बार कब आया था? 2010 में आया था। और पहली बार कहाँ यूज़ किया गया था? तो नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। इसलिए कथन 3 भी क्या है? वो सही नहीं है। और पहला आम चुनाव जिसमें 100% EVM को VVPAT से जोड़ा गया वो कौन सा इलेक्शन था? 2019। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो D नंबर था वो भी क्या है? गलत है। 14 नहीं था। ओके, so 3 number A and 3 number A in English, you can see it. EVM prints out a slip of paper with the voter's selection indicated on it. That is statement 1 is correct.
The printed slip is visible only for 7 seconds, so it's not correct. VVPAT machine first emerged in 2010 in Nagaland Noksen Assembly constituency in 2013. ये फर्स्ट बार यूज़ किया गया था एंड ये इमर्ज हुआ था 2010 में। और उसके साथ ही ये दिया हुआ है कि 100% ईवीएम में वीवीपैट का यूज़ हुआ 2019 के इलेक्शंस में। सो नाउ आफ्टर 3 सी क्वेश्चन नंबर 4। सी व्हाट इज गिवन हियर। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के बारे में कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। आतंकवादी शब्द को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA में परिभाषित किया गया है। सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने से पहले उसे सुनने देने का अवसर आवश्यक है। तो कौन सा आंसर सही है? सी क्वेश्चन नंबर 4 रिटन हियर। The act doesn't apply to Indian citizens residing outside India. The word terrorist has been defined in UAPA Act. The government is required to give an individual an opportunity to be heard before declaring him or her as a terrorist. So how many statements are correct? Only one, only two, all three, या फिर none? So what is written here? 4 का आंसर क्या है आपका? D नंबर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को केंद्र द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया गया था। तो ये क्या है, पूरे भारत में लागू है और इसके प्रावधान भी इन पर भी लागू होते हैं। तो ये भारत के बाहर के नागरिक, इसलिए कथन एक क्या है, सही नहीं है। भारत के बाहर के नागरिक के लिए ये लागू नहीं है। सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हो और भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर सवार व्यक्ति चाहे वो कहीं भी हो वहीं पर लागू होता है। इसमें आतंकवादी शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करते हैं जो कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को धमकी देने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से किया गया कोई भी कार्य है। तो किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना के साथ, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक सूचना या अधिसूचना के माध्यम से किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है और उसका नाम UAPA की 4वीं अनुसूची में जोड़ सकती है। और सरकार ऐसे पदनाम से पहले किसी भी व्यक्ति को सुनवाई देने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका? D नंबर इज द आंसर। Here you can see in English, Unlawful Activities Preventions Act extend to the whole of India. Citizen of India outside India, hence statement 1 is not correct. Person in service of the government wherever they may be, and persons on ships, aircrafts registered in India wherever they may be. इसमें टेररिस्ट को नहीं डिफाइन किया है बल्कि किसको डिफाइन किया है? टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया है। एंड इट इज़ any act with intent to threaten likely to unity, integrity, security, economic security, sovereignty of India, strike terror or likely to strike terror in the people of any section in India in any foreign country. Hence statement 2 is not correct. The central government may designate any individual as terrorist through a notification in the official gazette and add his name in the 4th schedule to the UAPA. The government is not required to give an individual an opportunity to be heard before such a designation. Hence, statement 3 is not correct. And now your answer is D number. So here is question number 5. 5 नंबर शुरू करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी इट्स VVI और इसमें इतने सारे डिटेल्स हैं और आप इसकी PDF 0IS के चैनल पे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी PDF मैं 0IS के चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं।
और इस क्वेश्चंस का आप लोग इसको जितनी बार चाहे वहाँ से वो रिवीजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें इसका डिटेलिंग से आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, साइंस एंड टेक सेक्शन बन सकता है, करंट अफेयर्स का स्पेस वाला सेक्शन भी बन सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, और जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है उसके आंसर का की पॉइंट्स नोट बना लें, या फिर आप इसके पीडीएफ को पढ़ लें एंड मेक योर प्रिपरेशन अ कंप्लीट वन। सो थैंक यू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको मैं टोटल 10 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और इस 10 क्वेश्चंस में आपका सिर्फ 10 क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि आप अगर इसका डिटेल में जाएंगे तो आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसको अगर डिवाइड करके देखा जाए तो ये 50 क्वेश्चंस में डिवाइड हो सकता है। सो सी, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जुड़े रहें विद चैनल 0IAS। Like, subscribe and share everyone. So what is the question here in question number 5? अंतरिक्ष मिशन में इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसरो ने PSLV C58 पर ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मौजूदा सेल का कम लागत वाला और हल्का विकल्प पेश करेगा। यह एक सिलिकॉन ग्रेफाइट मिश्रित का उपयोग करता है जो छोटे द्रव्यमान में अधिक ली आयनों को समायोजित कर सकता है। ये किसके बारे में है? ईंधन सेल के बारे में है। यह पारंपरिक कोशिकाओं की तुलना में प्रति यूनिट कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। You can see in English. With reference to fuel cell used by ISRO in space mission, consider the following statements. ISRO has successfully tested fuel cell based power system FCPS on board PSLV C58. It will present a low cost lighter alternative to current cells. It uses a silicon graphite composite that can accommodate more Li ions in smaller masses. It generates less energy per unit weight compared to conventional cells. तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1, 2, 3 या सभी चारों स्टेटमेंट सही है? यू कैन सी द आंसर इज नंबर सी। इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100W श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 पर लॉन्च किया था। इसलिए कथन 1 क्या है? सही है। ये कोशिकाएं मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए आदर्श है, क्योंकि ये उत्पाद के रूप में गर्मी और पानी भी आवश्यक है। एकल प्रणाली मिशन है। इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि इससे क्या होने वाला है। अंतरिक्ष में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल संचालन का आकलन करना। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम के डिज़ाइन की सुविधा का कार्य करेगा। ये जो है एक सेल का कम लागत वाला और हल्का विकल्प भी पेश करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। पारंपरिक ली आयन एनोड के रूप में शुद्ध ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो सेल में बिजली उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, जबकि इसे इसरो द्वारा प्रदर्शित सेल सिलिकॉन ग्रेफाइट मिश्रित का उपयोग करते हैं, जो कि छोटे द्रव्यमान में अधिक ली आयनों को समायोजित कर सकता है। तो कथन क्या है? 3 नंबर सही है। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम कोशिकाओं की तुलना में प्रति यूनिट वजन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए क्वेश्चन आंसर नंबर 4 सही नहीं है। ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यू कैन सी हियर इन इंग्लिश POEM-3, इसके बारे में जो दिया हुआ है आप लोग इसको पढ़ लेंगे।
Li-ions cell uses pure graphite as anode. So next question. 6 नंबर, भारत ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। यू कैन सी इन इंग्लिश हियर। तो 6 नंबर का आंसर है सी। नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौता एवं नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए ज्ञापन पर साइन किया है। और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। और इधर से कौन है? नेपाल विद्युत प्राधिकरण एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया। 6 नंबर का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, रफा सीमा पार करना खबरों में था या कहाँ पे यह जोड़ता है? मिस्र सूडान को, सूडान और दक्षिणी सूडान को, सूडान और लीबिया को, और गाजा या मिस्र को। 7 नंबर, यू कैन सी हियर, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग वॉज अ न्यूज इट कनेक्ट्स इजिप्ट सूडान, सूडान साउथ सूडान, सूडान लीबिया एंड गाजा एंड इजिप्ट। राफा पास ये जो है मिस्र के एक छोटे से फिलिस्तीनी एन्क्लेव का मुख्य प्रवेश और निकास बिंदु है। यह किसको जोड़ता है? गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ता है। यहाँ पे है, यह मिस्र द्वारा नियंत्रित है और राहत एवं आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु के रूप में गर्म अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का विषय रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह गाजा से निकलने की सबसे दक्षिणी चौकी है और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। सो आंसर इज इजराइल और दक्षिणी गाजा। यू कैन सी हियर इन इंग्लिश भी, गाजा स्ट्रिप, इरेज। यहाँ पे एक इरेज नामक शहर जो था वो नॉर्दर्न गाजा और इजराइल को जोड़ता है। केरम सालोम ये कहाँ जोड़ता है? इजराइल को साउदर्न गाजा से जोड़ता है। थिंक यहाँ पे लिखा है इरेज उत्तरी गाजा और इजराइल, केरम सालोम इजराइल और दक्षिणी गाजा को जोड़ता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी नंबर। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में कहना है। यह एक ऐसा आयोजन है जो विज्ञान से संबंधित मामलों पर छात्रों और आम जनता के साथ बातचीत करने के लिए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को एक साथ लाता है। यह 2014 में आयोजित किया गया था। पहली बार है कि 2024 में इसको स्थगित किया गया है। सो 8 नंबर क्वेश्चन इन इंग्लिश हियर। इसका आंसर है नंबर सी। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आंसर है नंबर सी। तो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस देश में वैज्ञानिकों और विज्ञान के छात्रों की सबसे बड़ी सभा और प्रतिभागियों के समूह के कैलेंडर में स्थायी वार्षिक स्थिरता स्थगित कर दी गई है। अतः कथन 3 क्या है? वो सही है। इसका उद्घाटन कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं और यह कैलेंडर पर एक अस्थायी स्थान है। सार्वजनिक कार्यक्रम होता है यह एक तरह से, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको ध्यान रख देना है कि ये हर बार पोस्टपोन नहीं होती है। In English, you can see the answer. The Indian Science Congress, the largest gathering of scientists and students of science in a country and a permanent annual fixture in the calendar of the participant group for more than a century, has been postponed. Hence, statement 3 is correct. इसका इनॉग्रेशन पीएम करते हैं और इसके बारे में फिर दिया हुआ है। And statement 1 and statement 2 is correct. So answer number C is correct. Okay.
सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. मोहम्मद यूनुस को गरीब की मदद के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण प्रणाली का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें अपील लंबित करने की जमानत दे दी गई थी. नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के कारण उन्हें ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2006 सम्मानित किया गया था. ये कहाँ से है? इनकी कंट्री का नाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान और बांग्लादेश. Here is the question is English. Muhammad Yunus is credited with pioneering the system of microfinance loans to help impoverished people and was granted bail pending appeal. और इनको 2006 में ग्रामीण बैंक के साथ नोबेल प्राइज मिला था. ये कहाँ के रहने वाले हैं? सो आंसर इज नंबर डी. ये बांग्लादेश के हैं. और इनके बारे में क्या दिया है? तो ये बांग्लादेश की एक अदालत ने श्रम कानून का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की जेल सुनाई थी, लेकिन उन्हें सूक्ष्म वित्त प्रणाली का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी गई थी. और बहुत ज़्यादा इससे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. और ये बात सही है कि इनको 2006 में ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए इनको गरीबों का बैंकर कहा जाने लगा. हियर यू कैन सी 6 मंथ की जेल थी, पर इनको बेल मिल गया और उसके साथ ही इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, बैंकर ऑफ द पुअर. ओके, हियर इज क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. इन्हें विद्युत और चुंबकीय तरंगें शामिल होती है जो लगातार गति में होती है. एक्स-रे की एक पैटर्न वाली दिशा का अनुसरण करते हैं. ध्रुवीकृत एक्स-रे व्यवस्थित हो रहा है और इसमें एक ही दिशा में कंपन करने वाली 2 तरंगें होती हैं. तो ऊपर में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई नहीं? और यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है. सो द आंसर इज 10 नंबर का आंसर है बी. इसरो ने 1 जनवरी 2023 को अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया. मतलब इसरो का आप देखिए तो कितने सारे क्वालिटीज़ हैं. यह दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है. और इसके बारे में दिया हुआ है भारत का पहला मिशन है. और एक्सरे के बारे में पॉइंट्स आप ये याद तो रख सकते हैं ध्यान से कि इसमें विद्युत और चुंबकीय तरंगें दोनों शामिल होती है और ये क्या होती है? लगातार गति में रहती है. लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि वे एक पैटर्न वाली दिशा का पालन नहीं करते, बल्कि दूसरी ओर ध्रुवीकृत एक्सरे दोनों व्यवस्थित होते हैं और इसमें एक ही दिशा में कंपन करने वाली 2 तरंगें होती है. इसीलिए कथन 2 सही नहीं है और कथन 3 क्या है? सही है. माना जाता है कि ध्रुवीकरण माप कोणीय और ध्रुवीकरण की डिग्री उज्ज्वल एक्सरे उत्सर्जित स्रोतों, इन विकिरणों की प्रकृति और उनके द्वारा गुजरने वाली जटिल प्रक्रिया के बारे में सुराग प्रदान करते हैं. इसलिए आंसर कौन सा सही है? बी नंबर. सो 10 का बी नंबर. X-ray polarimeters XPOSAT is India's maiden mission dedicated to analyzing the polarization of X-ray emanating from bright celestial sources in the medium frequency band. और इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट नंबर बी. सो आपका सारा 10 का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है. सो एवरीवन, इफ़ यू लाइक द सेशन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल Zero IAS, and if you want the PDF, join the Zero IAS channel. I will give the PDF over there. and ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको पढ़ करके पता चला होगा कितना इम्पॉर्टेंट है. सो बी कंटिन्यू with Zero IAS and complete your preparation with 100%.
Thank you. Like, subscribe, and share. Zero IS.